प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आप साई को इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास शूटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो किस तरह से आप साई, अगर आपके पास साई मिल गया शूटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, तो फिर आप उससे किस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने वो देखा था कि उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो प्रोबेबिलिस्टिक है। तो यहाँ से हमारे पास आगाज़ हो जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी का, कि हम अगर प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमारे पास हो, इसका नॉलेज हो, तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स से डील करना आसान हो जाता है। तो हम आगे चल, अगर रिमेनिंग लेक्चर्स में हम यही देख रहे होंगे कि फलां मेजरमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, मोमेंटम की ये वैल्यू मेजर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस वजह से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का एक रिव्यू करना और बेसिक टर्म्स को समझना वो बहुत ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं, विद एन एग्जांपल। तो पहले आ जाए हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स पे। और जैसे मैंने बताया आपको, जो प्रोबेबिलिटी वो प्ले करेगी हमारे पास यहाँ पे, वो बहुत ही कलीदी रोल है इसका क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इस वजह से हम इसका रिव्यू करेंगे। तो एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं एक, और वो ये है कि लेट्स से हमारे पास एक कमरे में 14 लोग मौजूद हैं, और उनकी जो उम्र है वो कुछ इस तरह से है। एक पर्सन की एज है 14, एक की है 15, तीन लोगों की उम्र है 16 है, और 22 और 24 उम्र के लोग दो दो हैं, और हमारे पास 25 जिनकी एज है वो लोग हैं 5। तो इनको रिप्रेजेंट करने का और डिस्कस करने का एक अच्छा तरीकाकार ये है कि हम इनको के लिए एक सॉर्ट ऑफ फंक्शन या वेरिएबल डिफाइन कर लें। और एन जे जे हमारे पास क्या है, एज है। तो ये नंबर ऑफ दिस एज, ठीक है। तो नंबर ऑफ दिस एज ऑफ इज इक्वल टू 1, और नंबर ऑफ पीपल ऑफ दिस एज यानी कि 15 वो एक है, नंबर ऑफ एज 16 वो हैं 3। तो इस तरह 22 एज के 2, 24 के 2 और 25 के 5, जैसे कि ये हमें प्लेन इंग्लिश में लिखा हुआ था, ये हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेके जा रहे हैं। तो अगर आप इसको प्लॉट करें, जे हमारे पास ये जो एक्सिस है वो है जे, और ये एक्सिस हमारे पास नंबर ऑफ पीपल हैं। तो ये हमारे पास 14 एज के 1 है, 15 का 1 है, 16 का 3 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से मैं इसको लिख रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल रूम में हो कितने होंगे, वो 14 ही हैं इस केस में। तो आप इन सबको सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14। तो लेकिन यहाँ पे एक लिखने का एलिगेंट वे ये है कि आपको पता है यहाँ से ये जो सम है वो रन हो रहा है 0 से लेके इन्फिनिट तक। तो एन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो एज के कितने लोग हैं, वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, ठीक। और एज 1 के लोग कितने हैं, वो भी ज़ीरो हैं। एज 2 के लोग कितने हैं, वो भी ज़ीरो। तो ये सारे ज़ीरो इंट्रोड्यूस करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एज 14 पे हमें 1 मिलेगा, एज 15 पे हमें 15 में 1 मिलेगा, 16 पे 3 मिलेगा। तो इन पे जो हमारे पास ऑलरेडी जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एजेस के कॉरस्पॉन्डिंग लोग मौजूद है, उधर ही हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी। अदरवाइज हमारे पास वैल्यू ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ज़ीरो होगी, तो उस सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास जो वैल्यू स्टिल 14 ही आएगी। लेकिन ये हमारे पास लिखने का एक बहुत ही एलिगेंट भी है। तो अब हम जो बेसिक टर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन आप पूछेंगे। और पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, फॉर वन रैंडम सिलेक्शन फ्रॉम द ग्रुप व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन एज वुड बी 15। तो अब आप कोई भी इस जो कमरे में लोग मौजूद हैं उनमें से एक आप सिलेक्ट करें और उसकी बताएं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसकी एज 15 हो। तो सिंपल हमारे पास ये होगा कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे उसकी, कि आप जो 15 एज के जितने नंबर ऑफ पीपल हैं उनको डिवाइड कर देंगे टोटल से, ठीक है। तो 15 एज के जो पीपल हैं वो 1 है, तो 1 को डिवाइड कर देंगे टोटल से, टोटल 15 है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि हम एक रैंडम सेलेक्ट करें रूम में पर्सन को, तो उसकी जो एज आए 15। तो इस तरह 14 पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, 14 में भी आप देखें उसकी एज 1 है, तो 1/14 है। हाँ, 16 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी कि अगर आप कोई भी एक रैंडम पर्सन सेलेक्ट करें उसकी एज हमारे पास हो 16, तो वो होगा टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ दिस एज
वो थीन है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर इन द रूम, वो है 14। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटीज बता सकते हैं कि एक रैंडम सिलेक्शन से हमें फलां एज की प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी। तो इन जनरल अगर आपने प्रोबेबिलिटी का किसी भी एज के लिए फार्मूला लिखना हो तो वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एज जे इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ पीपल कॉरस्पॉन्डिंग टू जे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द रूम। तो ये प्रोबेबिलिटी की हमारे पास इस केस में डेफिनेशन है, और जनरली भी हमारे पास सही है। ठीक है, जे इस केस में एज है, किसी और चीज़ में हमारे पास शायद पोजीशन हो या कुछ और हो। एक और चीज़ देखने की है हमारे पास कि अगर मैं एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, वो ये है कि मैंने एक पर्सन सेलेक्ट करना है, उसकी वो एज 14 हो या 15 हो। एक पर्सन सेलेक्ट करना है, उसकी एज 14 हो या 15, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप इन दोनों की 14 की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और एज 15 के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों को ऐड करोगे। वो 1/14 थी और इसकी भी 1/14 थी, इन दोनों को ऐड करेंगे 1/7 आई। कि आप रैंडमली एक पर्सन को सिलेक्ट करें, उसकी एज इन दोनों में से कोई भी निकले। पर्टिकुलरली क्या आपने यहाँ पे देखा होगा कि अगर मैं इन सारी नंबर प्रोबेबिलिटीज़ को, जैसे ये है 14 है, 1/14 बन गई इसकी प्रोबेबिलिटी, 15 की 1/15 है 14 है, 16 की 3/14 है, 22 की 2/14 है, ये भी 24 की भी 2/14, और 25 की 5/14। तो इन सबको अगर आप ऐड करें तो हमें एग्जैक्टली 1 मिलेगा। तो ये एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी की एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास, वो हमेशा 1 रहती है। अगर आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 नहीं है, तो फिर आपके पास जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन या स्टैटिस्टिक्स नहीं है आप करे होंगे, वो कुछ और ही होगा। तो आप रिजल्ट, आपके रिजल्ट्स और आपके जो कैलकुले वो होंगे मेजरमेंट्स, उनकी कोई सेंस नहीं होगी। तो ये ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी सारे जो मेजरमेंट्स की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल टू 1 हो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल एज। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कोई भी जो पर्सन सेलेक्ट करता हूँ रूम में, तो वो कौन सी एज है जिसका मुझे जो रिजल्ट मिलने का सबसे ज़्यादा चांस है, मोस्ट प्रोबेबल है। तो मोस्ट प्रोबेबल वही होगा जिसके एज, जिन नंबर ऑफ जिसके कॉरस्पॉन्डिंग पीपल सबसे ज़्यादा हैं। तो वो हमारे पास यहाँ पे 25 है। ठीक है, 25 एज के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसके पाए जो मेजरमेंट में इस रिजल्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, मोस्ट प्रोबेबल हमारे, हम इसे ही कहते हैं। तो या फिर आप ग्राफ की बात करें, इसमें हिस्टोग्राम की बात करें, तो वो ये होगा, वो एज होगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। तो 25 के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास वो है 5/14। ठीक है, बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो इससे कम है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मीडियन। तो मीडियन हम कहते हैं कि आप कौन सी वो वैल्यू है जिससे पहले भी प्रोबेबिलिटी और उसके बाद की प्रोबेबिलिटी वो दोनों सेम है हमारे पास। ठीक है, तो डाटा को हमने प्रोबेबिलिटी के नीचे प्रोबेबिलिटी को लेके दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ये देखिए हमारे पास ये 23 है। ठीक है, 23 के कॉरस्पॉन्डिंग के अगर पीछे आप जाएं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, और 23 से इस तरफ जाएं तो इधर भी हमारे पास 7 लोग हैं। तो 23 हमारे पास मीडियन है। तो यहाँ पे एक और भी चीज़ हमने नोट की होगी कि जो मीडियन है वो डाटा में से होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द एवरेज और मीन एज। कि हमारे पास एवरेज क्या होगी, कि आप टोटल जो नंबर ऑफ पीपल हैं उनकी एजेस पे एवरेज लेना चाहते हैं तो वो क्या होगी। तो उसका आइडिया ये है कि 14 यानी कि 14 एज और उससे कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ जो पर्सन है 14 एज के वो मल्टीप्लाई कर देना है। 15 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई। 16 एज के 3 लोग हैं, 22 एज के 2 लोग हैं, 24 एज के 2 लोग हैं, और 25 एज के 5 हैं। इन सब क्या मल्टीप्लिकेटिव सम और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द रूम, वो है 14। तो ये हमारे पास आ रहा है 21। और हिस्टोग्राम से आप देख रहे हैं कि 21 के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमारे पास डाटा में कोई वैल्यू नहीं है। तो एक और चीज़ कि एवरेज भी आप ऐसी हासिल कर सकते हैं कि जो आपकी डाटा से बिलोंग नहीं करती होगी। ठीक, इसको हम अगर आप जनरल इसकी डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से होगी कि आपने किसी भी
जो डाटा की या किसी भी वेरिएबल की आपने एवरेज लेनी हो, तो आप क्या करेंगे, उसको जे को, यानी कि जे हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, जे को उसके कॉरस्पॉन्डिंग जे से की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। जैसे कि ये हमारे पास ये था 14, और 14 के साथ जो इसकी प्रोबेबिलिटी थी वो 1/14 थी, तो ये 14 मल्टीप्लाई बाय 1/14 प्लस, सम हमें प्लस करके दे रहा है, वो एज आएगी, जे की वैल्यू होगी 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 1/14 इसकी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आएगी एज 16, और उसके साथ उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 3/14, 3/14। तो इस तरह आप करते करते इन सबको ऐड कर देंगे, तो ये जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है एग्जैक्टली इक्वलेंट है इस जनरल डेफिनेशन के। In quantum mechanics, the average is usually the quantity of interest. In that context, it has come to be called expectation value. तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ ज़्यादा हम इस क्वांटिटी में इंटरेस्टेड होंगे कि पोजीशन की एवरेज क्या है, इसके मोमेंटम की एवरेज क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी की, इसके पोटेंशियल एनर्जी की एवरेजेस क्या है। तो एवरेज हम बहुत जगह पे कैलकुलेट करेंगे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू और याद रहे कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में फ़र्क है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास यही है जो मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, जबकि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी वो होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वो ये मैं ऊपर डिफाइन कर चुका हूँ। तो ये फ़र्क दरमियान में जहन में रखना है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज़ नॉट अ मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एज। तो एवरेज की डेफिनेशन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो किसी भी फंक्शन की अगर आपने एवरेज फाइंड करनी हो तो आप किस तरह से करेंगे। तो आप देखेंगे 14 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/14 ही आएगी, क्योंकि 14 की के स्क्वायर भी एक ही डाटा में एक ही बार ही अपेयर होगा, ठीक है। जैसे 14 सिंगल टाइम थी एज, तो 14 का स्क्वायर ले लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो भी सिंगल टाइम होगी। 15 का स्क्वायर लेंगे, वो भी हमारे पास सिंगल टाइम है। हाँ, लेकिन 16 का आप स्क्वायर लेंगे वो थर्ड टाइम ही रहेगा, थर्ड, 3 एजेस के लोग ही पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसकी एजी स्क्वायर स्क्वायर की जो एवरेज है वो कुछ इस तरह से है कि जे स्क्वायर आपने लेना है, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है और इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर देना, ठीक है। जैसे जे स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाय 14, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी 1/14, ये पहली वैल्यू होगी, प्लस फिर आ जाएगा 15 स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/14 से। तो इस तरह से आप ऐड कर देंगे तो आपके पास स्क्वायर्स की एवरेज आ जाएगी, ठीक है। तो ये एवरेज की स्क्वायर, एवरेज का स्क्वायर नहीं है बल्कि स्क्वायर्स की एवरेज है, इन दोनों में फ़र्क है। तो इन जनरल कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है और आप उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस वेरिए फंक्शन को आप उसे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उनका सम ले लें, ठीक है। जैसे ये मैंने किया था यहाँ पे फंक्शन जे स्क्वायर था, ठीक है, एक्स स्क्वायर कह सकते हैं आप। तो एक्स स्क्वायर को उसे कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके मैंने टोटल डाटा पे सम ले लिया। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई जनरल कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी हो तो आप वेरिएबल को या फंक्शन जो आपके पास है उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें। अच्छा, एक और नुकता यहाँ पे है, बी अवेयर द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स जे स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जे स्क्वायर्स इन इन जनरल इज नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ एवरेज, ठीक है। तो ये एवरेज लेने के बाद का स्क्वायर है, बल्कि ये एवरेज ही स्क्वायर्स की है, जैसे ये थी एवरेज ही स्क्वायर्स की है, ये एवरेज लेने के बाद का स्क्वायर है। तो इन दोनों में फ़र्क है, जिसको हम अब यहाँ पे मज़ीद डिटेल में देखेंगे। आप कंसीडर करें दो टाइप के हिस्टोग्राम है, दो टाइप के डाटा हैं, नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों में सेम है, ठीक। और इसमें भी आप देखें जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उतनी ही इसी इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। इन दोनों ग्राफ में कि अगर आप एवरेज लें तो वो भी इसकी भी 5 आएगी, इसकी भी 5 आएगी। इन दोनों ग्राफ का मीडियन लें वो भी सेम आएगा। इन दोनों ग्राफ की आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू लें वो भी 5 आएगी, ये भी 5 है, यहाँ भी 5 है। लेकिन हम देख रहे हैं कि डाटा इंटायरली दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं। ये इसका जो फैलाव है डाटा का वो ज़्यादा है, इसकी निस्बत इसके ये ज़्यादा श्रिंक है। अगर आप पीक के टर्म में बात करें तो ये स्प्रेड है इसमें पीक में, और जबकि ये शार्प पीक है हमारे पास।
So we need a measure of the amount of spread in a distribution with respect the average value. तो हम एक एवरेज वैल्यू से जो डाटा है वो उसका स्प्रेड कितना है, ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है। इसमें तो हम देखना चाहेंगे कि इसका दोनों साइड पे स्प्रेड कितना है डाटा का। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि स्प्रेड सिर्फ एक वैल्यू तक है, इसमें स्प्रेड हमारे पास काफ़ी 4 वैल्यू तक जा रहा है, ठीक है। तो एवरेज को अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट बना के और उसके उसके दोनों साइड पे हम देख सकें कि इसका डाटा कहाँ तक कितनी दूर तक स्प्रेड हुआ है, तो ये हम इस तरह का मेजर एक डिफाइन करना चाहते हैं। तो जो हमें यहाँ स्टेट किया गया, अगर उसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में देखें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, किसी भी वैल्यू का एवरेज से डिफरेंस, ठीक है, किसी भी वैल्यू का एवरेज से डिफरेंस, वो हम ये इसको अकाउंट करते हैं जो कि कहलाएगा डेल्टा जे। तो ये एवरेज है, और एवरेज का जे से जो हमारे पास है वो कॉरस्पॉन्डिंग ए से डिफरेंस। तो अगर मैं इसकी लूँ एवरेज वैल्यू, तो देखिए हमें क्या मिलता है। सो डेल्टा जे इज़ ऑफन नेगेटिव एज पॉजिटिव। तो डेल्टा जे हमारे पास अक्सर जो है वो पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे कि इस डेटा में देख लें आप। अगर एवरेज में से 1 में से मैं एवरेज की वैल्यू निकालूं, वो 5 है, तो 1 - 5 मेरे पास -4 आएगा। 2 - 5 मेरे पास 3 आएगा। 3 - 5 मेरे पास -2 आएगा। 4 - 5 मेरे पास आएगा -1। तो ये नेगेटिव होगी सारी वैल्यूज, इस तरफ लेने डाटा के। तो ये हमारे पास 6 - 5 1 आएगा। 7 - 5 2 आएगा। 3 4 5। तो इस तरह से आपके पास जितनी नेगेटिव है उतनी पॉजिटिव वैल्यू होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो इसकी एवरेज है वो ज़ीरो आ सकती है, आती है अक्सर केसेस में। जो कि यहाँ पे मैंने एक जनरल चीज़ दिखाई है आपको, इसका प्रूफ आप देख लें कि डेल्टा जे, मैंने डेल्टा जे की एवरेज लेनी थी। तो आपको पता है कि फंक्शन की एवरेज कैसे ली जाती है, कि आप फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ और उसका पूरा सम ले लें डाटा पे। तो डेल्टा जे की डेफिनेशन थी जे माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जे, और मैं टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो सम ओवर जे पी जे माइनस जो हमारे पास ये है जे आप देखें एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा एक नंबर होती है, तो ये हमारे पास हमेशा एक नंबर होगी, वैल्यू होगी, इस वजह से इसको मैंने सम से बाहर लिख लिया है। तो सम सिर्फ रह जाएगा पीजे पे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता है डाटा पे हमारे पास होती है 1, तो इधर तो 1 आ जाएगा। और ये चीज़ क्या है, ये एवरेज ऑफ जे की डेफिनेशन है। ये एवरेज, ये टर्म वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, और सर इस टर्म को सम कर दें तो हमारे पास एवरेज आ जाती है। तो ये जे की एवरेज और ये माइनस ये भी जे एवरेज आ गया। तो ये देखें एग्जैक्टली दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास आ गया 0। तो ऐसा हो सकता है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, इसकी हम नेगेटिव वैल्यू ना लें, हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें कि हमें ये जो ज़ीरो मिलने का ख़दशा है, कि हमें ये टर्म जो है कुछ भी नहीं बता रही, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, जो हम स्प्रेड देखना चाह रहे हैं वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो हमारे पास क्या मसला हल हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू से जो हमारे पास को डील करना वो एक अच्छा अमल नहीं है हमारे पास, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो हम जो प्रॉब्लम से इसको डील करेंगे इसको, वो होगा वी गेट अराउंड द साइन प्रॉब्लम बाय स्क्वायरिंग बिफोर एवरेजिंग। तो एवरेज लेने से पहले हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। एवरेज लेने से पहले हम स्क्वायर ले लें तो हम इसका हमारे पास इसका मसले का हल होगा। हमें फिर ये एक हमारे पास एक मेजर बन जाएगा, जहाँ पे डाटा ज़्यादा स्प्रेड होगा हमें ये वैल्यू ज़्यादा देगा, और जहाँ पे स्प्रेड कम होगा हमें वो वैल्यू कम मिलेगी। सो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम अगर इसका डाटा जे का स्क्वायर लेके फिर उसकी एवरेज लें, तो फिर हमारे पास ये टर्म कहलाती है वेरिएंस, ठीक है। और फिर हम अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास बन जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। तो ये साइन प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करने के लिए हमने पहले स्क्वायर लिया। तो स्क्वायर लेने के बाद जब हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे, इसकी एवरेज ले लेंगे, तो फिर हम इसका स्क्वायर रूट लेके स्टैंडर्ड डेविएशन दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो सिग्मा हमें बताएगा स्प्रेड अबाउट एवरेज, ठीक है। एवरेज से जो कितना दूर दूर तक डाटा जो है वो फैला हुआ है, ये मैं बताएगा सिग्मा, जिसे हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा वो मैयर है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यूजफुल थ्योरम हमारे पास केस में ये है, जो मैंने पहले यहाँ पे बात कही थी, कि जे स्क्वेयर्स की एवरेज नॉट इक्वल टू एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ जे, ठीक है। वो भी आप यहाँ पे देख लेंगे, और हमारे पास एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला आ जाएगा
सिग्मा का, कि आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी हो तो आपको एक क्या फार्मूला फंडामेंटल याद हो। तो डेल्टा जे स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया डेल्टा जे स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को मैंने डेफिनेशन लिख दी, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो डेल्टा जे है, उसी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दी मैंने। डेल्टा जे की डेफिनेशन आपको पता है, पिछली स्लाइड पे आप देख चुके हैं, वो है जे माइनस एवरेज ऑफ जे, तो स्क्वायर आ गई। तो ए माइनस बी का यहाँ पे मैंने फार्मूला पुट किया है, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब टर्म बाय टर्म हम सम अप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी के साथ। तो ये जे स्क्वायर के साथ प्रोबेबिलिटी आ गई, जे होगी। फिर हमारे पास है 2j, जैसे मैंने जी बताया था एक्सपेक्टेशन वैल्यू जे एक हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, तो वो सम के अंदर हो बाहर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारे पास 2 भी कांस्टेंट है, तो सम आ गया जे पी जे पे। और जैसे यहाँ पे भी जे का स्क्वायर है, तो ये भी सम से बाहर आ सकता है, एवरेज का स्क्वायर नंबर का स्क्वायर लें आप, सम के अंदर रखे बाहर के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पीजे। तो इंडिविजुअल टर्म को देखें ये क्या क्या है। तो ये देखें, ये जे स्क्वायर और साथ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई है, सम हो रहा है पूरे डाटा पे, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जे स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये है जे पी जे। ठीक, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जे है, जो कि बिल्कुल ये प्रोबेबिलिटी का सम है पूरे डाटा पे, तो ये हमारे पास वन आएगा। ठीक, तो इसकी जगह पे वन आ गया, इसकी जगह पे हमारे पास जे की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास पूरी टर्म है जे स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो जे हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी जे स्क्वायर है, तो -2 प्लस 1 ये बन जाएगा -1 जे। ठीक, तो ये जे स्क्वायर ये एवरेज लेने के बाद का स्क्वायर है, ये स्क्वायर्स की एवरेज है, और ये एवरेज लेने के बाद स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। तो ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला रहा, कि अगर इसका पूरा स्क्वायर रूट ले लें इस टर्म का, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। ठीक है, ये वेरिएंस है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये हमारे पास हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर रहता है, क्योंकि जे स्क्वायर हमेशा हमारे पास, जे स्क्वायर की एवरेज हमेशा हमारे पास बड़ी होती है या इक्वल होती है जे की एवरेज के स्क्वायर के। दोनों सिर्फ एक ही केस में हमारे पास इक्वल हो सकती हैं, वो तब है, इक्वलिटी एक ही मर्तबा होल्ड करेगी, और वो है कि आपके पास जब वेरिएंस इटसेल्फ जीरो। तो ये रही हमारे पास डिस्कशन और द डिस्क्रीट वेरिएबल्स, कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स हो तो आपने प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या कहती है हमारे पास, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वेरिएंस और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हमने किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल में की प्रोबेबिलिटी हम कैसे हासिल करेंगे, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे होगी। तो ये जो हमने डिस्कशन सारी की है वो हम कंटिन्यूस वेरिएबल्स में देखेंगे, और साथ फिर इसकी एग्जांपल्स एक्सरसाइज देखेंगे, कि आपने सर्टेन जो प्रोबेबिलिटी है, जो आपके पास है फंक्शन है, उसकी आपने प्रोबेबिलिटीज, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और वेरिएंस वगैरह कैसे कैलकुलेट करनी है।